जय श्री राम। मित्रों नमस्कार। आपका ग्रह चाल में स्वागत है। आप अपनी कुंडली बनवाने के लिए और कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9559795999 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। आगे की जानकारी आपको फ़ोन पर दी जाएगी। मित्रों, अभी हमने पिछले 2 वीडियो में अष्टक वर्ग के बारे में और अष्टक वर्ग के कमाल के बारे में चर्चा की थी। ये अष्टक वर्ग ऐसा है कि इसको समझना बहुत आसान है, जिससे हम अपनी कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। हालांकि कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए और भी तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, दशाएं, अंतर्दशाएं, महादशाएं और इसके अतिरिक्त गोचर में ग्रह और कुंडली के भाव में बैठे हुए ग्रह, उनका कैसा स्वभाव है और क्या कर रहे हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, किस भाव के लिए हम देख रहे हैं, जीवन के किस समस्या पर हम विचार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम अलग से देखते हैं। लेकिन अष्टक वर्ग एक ऐसा है जिसमें हम 12 भावों को, चूँकि 7 ग्रह इसमें 12 राशियों को अंक प्रदान करते हैं और इन अंकों के जो अंक मिलते हैं वो भाव में लिखे जाते हैं, टोटल अंक हर राशि के सामने। तो उससे भी हमको अपने ग्रहों का और राशियों का जो जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में अच्छी जानकारी हो जाती है। तो अष्टक वर्ग बनाने के लिए पहले बनाते हैं प्रस्तर अष्टर वर्ग, जो अलग अलग ग्रह का होता है। अलग अलग ग्रह अलग अलग राशियों को मार्किंग करते हैं। मतलब ग्रह इस तरह के हैं कि मान लीजिए राशियां बैठी हुई हैं कुंडली में 12 और ग्रह हमारे जज हैं, तो वो जिस भाव में बैठी हैं उस भाव पर वो अपना जजमेंट देते हैं कि हमको ये राशि कैसा काम कर रही है इस ग्रह में और इसका स्वामी कैसा है। तो स्वामी भी होगा वो स्वामी ग्रहों में शामिल होगा, तो उस तरह से वो अंक प्रदान करते हैं। तो उसके लिए हम अलग अलग ग्रह का अलग अलग प्रस्तर अष्टक वर्ग बनाते हैं। मतलब हर राशि को कौन सा ग्रह कितने कितने अंक प्रदान कर रहा है और फिर इस तरह से हम उन अंकों का योग करते हैं। और योग करने के बाद फिर उससे हम एक सर्वाष्टक वर्ग बनाते हैं। सर्वाष्टक वर्ग में सारे 7 ग्रहों का जो राशियों को मार्किंग की गई है उन मार्कों को जोड़ करके लिखते हैं। इस तरह से हम उनका एक क्यूमुलेटिव बनाते हैं और इसके बाद सर्वाष्टक वर्ग के बाद हमारा अष्टक वर्ग तैयार होता है, जो हर भाव में अलग अलग राशियों को मिले 7 ग्रहों से टोटल अंकों को दर्शाया जाता है। अब मैं उदाहरण के तौर पर दिखाऊंगा कि जैसे ये नीचे बना हुआ है, ये पहले सूर्य का एक प्रस्तर अष्टक वर्ग बनाया गया है। इसी तरह से हर ग्रह का बनता है। तो ये सूर्य ने का प्रस्तर अष्टक वर्ग है और इसमें ये 12 राशियां लिखी हुई हैं। तो सूर्य के प्रस्तर अष्टक वर्ग में प्रत्येक ग्रह ने किस राशि को क्या क्या मार्क्स दिए हैं वो उसके सामने अंकित हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र और शनि। अब जैसे सूर्य 1 नंबर राशि मेष राशि को 0 अंक दे रहा है और वही 2 नंबर राशि को 1 अंक प्रदान कर रहा है और 3 नंबर राशि को 1, 4 नंबर राशि को 0 और 5 नंबर राशि सिंह की है उसको 1, ये इसकी स्वराशि है उसको 1 नंबर प्रदान कर रहा है। 6 नंबर राशि को 0 दे रहा। 7 नंबर राशि तुला है, ये इसकी नीच राशि है, उसको 0 दे रहा है। और 8 नंबर राशि को 1 अंक दे रहा है, जो मंगल की है, वृश्चिक राशि, मंगल स्वामी है। और 9 नंबर राशि जिसके गुरु हैं स्वामी, उसको 9 नंबर राशि धनु को 1 अंक प्रदान कर रहा है। 10 नंबर राशि जो मकर है शनि की, उसको भी सूर्य 1 नंबर दे रहा है। और 11 नंबर राशि को भी सूर्य 1 नंबर दे रहा है, ये भी राशि शनि की कहलाती है। और 12 नंबर राशि जो मीन राशि है वो गुरु की है, इसके स्वामी गुरु हैं, उसको भी सूर्य ने 1 अंक प्रदान किए हैं। इस तरह से सूर्य ने
12 राशियों को अलग अलग अंक प्रदान किए और इस सूर्य ने जो अंक दिए हैं टोटल मिला करके 8 अंक दिए हैं। इनका हमने टोटल कर दिया। 12 राशियों में उसने 8 राशियों को तो एक एक अंक दिए, लेकिन 4 राशियों को 0 0 दिया। इस तरह से हर ग्रह के अंकों को हम नोट करते हैं और एक प्रस्तर अष्टक वर्ग बनाते हैं। फिर प्रस्तर अष्टक वर्ग में सभी ग्रहों का योग किया जाता है कि मान लीजिए 1 नंबर राशि को 7 ग्रहों ने जो नंबर दिए हैं वो कितने नंबर दिए, उनका योग जैसे 5 नंबर मिले, और 2 नंबर राशि को 3 नंबर मिले, और 3 नंबर राशि मिथुन को 3 नंबर मिले, 4 नंबर राशि को भी 3 नंबर मिले, और 5 नंबर राशि को 3 नंबर मिले, और 6 नंबर राशि को 4 मिले, और 7 नंबर राशि को 4 मिले, और 8 नंबर राशि जो वृश्चिक है उसको सर्वाधिक 7 नंबर मिल रहे हैं, और 9 नंबर राशि जो है उसको 4 नंबर मिल रहे हैं, 10 नंबर राशि को 3 नंबर मिल रहे हैं, और 11 नंबर राशि को 4 नंबर मिल रहे हैं, और 12 नंबर राशि को 4 मिल रहे हैं। इस तरह से सूर्य का जो प्रस्तर अष्टक वर्ग बना उसमें सभी राशियों को जो है सभी ग्रहों ने जो अंक प्रदान किए वो टोटल अंक 46 हुए। इधर भी हम योग करते हैं वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी, तो इस तरह से 46 योग आता है। अब इस योग को सूर्य ने जो इन राशियों को अंक दिए हैं उनको हम फिर सूर्य चंद्र मंगल बुध पूरे 7 ग्रहों के अंकों को हर राशि के अंक जोड़ेंगे, और जोड़ करके फिर हर राशि के सामने हर ग्रह द्वारा उस राशि को जो दिए गए नंबर उनका टोटल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये सर्वाष्टक वर्ग इस तरह से गठन करते हैं। तो सर्वाष्टक वर्ग में जैसे सूर्य है, 1 नंबर राशि को सूर्य को मिला करके मतलब 5 अंक मिले हैं सूर्य ग्रह को, और इस तरह से चंद्र ग्रह को जो और ग्रहों ने भी नंबर दिए 1 नंबर राशि को तो 3 नंबर मिले हैं। इस तरह से ये नंबर मिले, और ये टोटल नंबर जो हुए 1 नंबर राशि के वो हुए 27। अब ये 1 नंबर राशि मान लीजिए हमारी ये 1 नंबर राशि यहाँ पर लिखी हुई है 1 नंबर राशि, तो इसमें इस टोटल को हम जब अष्टक वर्ग बनाते हैं इसका फाइनल निचोड़ तो वहाँ ये लिख देते हैं कि टोटल मार्क्स ये मिले। इस तरह से हम ये पहले प्रस्तर अष्टक वर्ग का बनाते हैं, फिर सर्वाष्टक वर्ग बनाते हैं, और फिर इसके बाद हम एक फाइनली अष्टक वर्ग बनाते हैं जिनमें कुंडली जो जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के जो राशियां लिखी होती हैं उन्हीं राशियों को लिखते हैं, और उन राशियों को जो 7 ग्रहों द्वारा प्रदान किए गए अंकों का टोटल अंकित किया जाता है। तो मित्रों, अब हम ये अष्टक वर्ग को कैसे इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे मान लीजिए नियम नंबर 1 आप चाहें तो नोट कर लें। जैसे प्रत्येक भाव को मिले अंकों की संख्या औसत अंक 28 होते हैं। 28 से कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि 25 से 28 तक अंक मिलते हैं तो उसको हम पासिंग मार्क्स बोलते हैं, मतलब पास हो गया उस भाव में। और अगर 25 से कम अंक वाला भाव है जो उसको खराब भाव माना जाता है कि इस भाव का फल खराब होगा। इसी तरह से भाव संख्या जो इसमें भाव संख्या होता है, खराब भाव होते हैं कुंडली में 6, 8 और 12। 6, 8 और 12 इनको खराब भाव माना गया है। तो 6, 8 और 12 भाव में अगर जो है औसत अंकों से जितने कम अंक होंगे तो उस भाव का फल ज़्यादा खराब नहीं होगा। मतलब औसत अंक 28 से अगर इनमें कम अंक हैं, जैसे मान लीजिए इसमें छठे भाग में 25 अंक दिए हुए हैं तो ये 28 से कम है, तो इस भाव का क्या स्वभाव है, इसमें रोग ऋण और शत्रु का भाव है ये। मतलब हम कोई काम करेंगे उसके लिए ऋण लेंगे तो हमारा शत्रु पैदा हो जाएगा, और हमको रोग हो गया तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसका कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से जो है क्या नाम, अब ये भाव है जिसमें 25 अंक आए हैं तो औसत से कम है तो हमारा ऋण कम होगा और हमारे शत्रु भी कम होंगे और हमको रोग भी कम होगा क्योंकि औसत अंक से कम अंक आए हैं। और अब देखिए जैसे मान लीजिए 12वां भाव है, इसमें
औसत अंक 28 आ रहे हैं, तो ये औसत अंक मिले तो इस भाव से हमको थोड़ा कष्ट होगा। अब इस भाव की जो भी भाषा है, ये चिकित्सालय का, हॉस्पिटल का भी भाव है, ये हमारा भाव विदेश जाने का भी है, ये हमारा भाव मोक्ष को भी प्रदर्शित करता है। तो हमको उस तरह से उसका फल मिलेगा। तो इस तरह से हम, अब इसमें अपवाद क्या है? इसमें अपवाद एक है कि यदि जो है भाव संख्या 6 जो रोग, ऋण और शत्रु का है, उसमें जितने अधिक अंक मतलब जो है मिलते हैं तो उसको ठीक माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए ठीक माना जाता है कि ये रोग, ऋण और शत्रु के अलावा ये कंपटीशन का भाव भी है। मतलब यहाँ से हम कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा भी करते हैं अपने व्यवसाय में या अपने कैरियर में या अपनी नौकरी में। तो अगर इसमें हमारे अधिक अंक होंगे तो हम कंपटीशन में ज़्यादा सफल होंगे, और जब कंपटीशन में सफल होंगे, हमारा व्यवसाय ठीक चलेगा, तो हमको ऋण हमको नहीं लेना पड़ेगा, हमारे शत्रु पैदा नहीं होंगे। अब वो नहीं होंगे तो हमारा मन खुश रहेगा, तो हमको रोग भी नहीं होगा। तो छठवें भाव में ज़्यादा अंक आना ठीक कहा गया है। ये एक अपवाद स्वरूप है। मतलब इसी तरह से और दूसरा भी है कि चूंकि ये भाव जो छठवां भाव है, ये उपचय भाव भी कहलाता है। उपचय भाव जो है वो भाव होता है जो अर्थ वृद्धि का भाव होता है। ये उपचय भाव कुंडली में 4 होते हैं: तीसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव और 11वां भाव। यानी ये तीसरा भाव पराक्रम का भाव, और छठवां भाव जो हमने अभी बताया, और 10वां भाव कर्म का भाव, और 11वां भाव लाभ भाव। तो इस तरह से हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मित्रों, इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये निकालना है कि हमारा जो है क्या नाम कैरियर कैसा रहेगा। हम व्यवसाय करेंगे या हम नौकरी करेंगे। व्यवसाय हम स्वतंत्र रूप से करेंगे या किसी के व्यवसाय में जाकर के हम उसके अधीन रहकर काम करेंगे, यानी जॉब करेंगे उसके अंडर में, और या हम कोई सरकारी नौकरी पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या है कि चूँकि राशियां जो होती हैं 12 राशियां हैं, तो उनमें राशियों के भी तत्व हैं अलग अलग। क्या है? जैसे अग्नि तत्व की राशि है 1 नंबर मेष राशि, 5 नंबर जो है वो हुई सिंह राशि, और 9 नंबर धनु राशि। ये अग्नि तत्व की राशि है। ये इन राशियों को धार्मिक आचरण वाली राशियां भी कही गई हैं। दूसरी होती है पृथ्वी तत्व की राशि। पृथ्वी तत्व की राशि में आती है 2 नंबर राशि वृषभ राशि, 6 नंबर राशि कन्या राशि और 10 नंबर राशि मकर राशि। ये आर्थिक उन्नति दिलाती हैं ये राशियाँ। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है तत्व की एलिमेंट वायु है उसका। तो वायु, उसके जो राशियां हैं वो 3 नंबर राशि है यानी मिथुन राशि, और 7 नंबर यानी तुला, और 11 नंबर यानी कुंभ राशि। ये जो है वायु तत्व की राशियां हैं। ये राशियां हमारी बौद्धिक क्षमता को दिखाती हैं कि हमारी बौद्धिक क्षमता कैसी होगी। और जल तत्व की राशियां होती हैं, वो हमको मोक्ष प्रदान करती हैं। वो राशियां, शेष बची हुई राशियां 4 नंबर राशि मतलब कर्क राशि, 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि, और 12 नंबर मतलब मीन राशि। तो हम इस तरह से राशियों का वर्गीकरण करके और फिर उन राशियों को अपने अष्टक वर्ग में जो है देखते हैं। अष्टक वर्ग में हम देखते हैं कि इन राशियों को कितने कितने अंक प्राप्त हुए। तो उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए ये है, ये राशि, ये सबसे नीचे आप देखेंगे, या इसको मैं मोड़ दूँ, इस पेज को अलग कर दूँ और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको ठीक से समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे अब ये मैंने मोड़ के ये लगाया, तो ये हमने लिख लिया तत्व। अब तत्व हमने अलग अलग लिख दिए। अब किस तत्व के सामने जो राशि है वो हमने बिठा दी। मतलब 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 9 नंबर राशि, ये अग्नि तत्व की हो गई। अब ये धार्मिक आचरण देती है। तो इनके अंक जो हमको उस अष्टक वर्ग में मिले थे, 1 नंबर राशि जहाँ बैठी थी उसको 29 अंक मिले, और जो 5 नंबर राशि जहाँ बैठी थी उसे 28 मिले, और जो 9 नंबर राशि बैठी थी उसको 23 अंक मिले। टोटल अंक हुए 80।
अच्छा, इसी तरह से हमने फिर पृथ्वी तत्व की राशियों का भी योग किया कुंडली में, तो वो टोटल आया 89। और वायु तत्व की जो 3 राशियां थी उनका भी टोटल किया, उनका टोटल आया 87। और जो जल तत्व की राशियां थी उनका टोटल आया 82। तो ये जो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं उनको हम बंधु कहते हैं। बंधु मतलब स्वामी यानी मालिक। और जो वायु तत्व की राशियाँ, जो पृथ्वी तत्व की राशियाँ होती हैं उनको हम सेवक कहते हैं। और जो वायु तत्व की राशियाँ होती हैं उनको हम पोषक कहते हैं, यानी पोषण करने वाला। और जो जल तत्व की राशियाँ होती हैं उनको हम घातक कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इन वर्गीकरण में, इनमें जिसमें सर्वाधिक अंक आए, अब इसके इस कुंडली में सर्वाधिक अंक 89 आए हैं, वो किसमें? पृथ्वी तत्व में आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति सेवक के रूप में काम करेगा, मालिक नहीं बन के काम करेगा। यदि प्रथम कॉलम में अगर ये 89 सर्वाधिक मार्क आए होते तो वो बंधु यानी मालिक बन के काम करता, यानी वो अपने प्रतिष्ठान का स्वयं मालिक होता, या वो नौकरी में होता तो उच्च पद पे होता, जैसे डीएम, एसपी, या मतलब गवर्निंग पद पर होता वो, या नेता नगरी में होता तो अच्छा मंत्री पद होता, उसके पास अच्छा विभाग होता। और इसी तरह से अब फिर हम ये हमने देखा कि वो सेवक बन के काम करेगा। फिर हम देखते हैं कि ये जातक जो है, इसका जो है क्या नाम, कैसा वो होगा, ये पोषक होगा या घातक होगा। तो इसके लिए पोषक को उसके बाद अंक मिले हैं 87, तो ये पोषक होगा, यानी ये पोषण करेगा अपना, अपने परिवार का और समाज का भी, और जो भी जहाँ बैठकर काम करेगा तो वो पोषण का काम करेगा। अगर घातक में ज़्यादा नंबर आ जाते इन तीनों से तो वो व्यक्ति बहुत ही खतरनाक हो जाता है, यानी कि मतलब जो है क्या नाम, वो व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष होते और बहुत उल्टा सीधा काम करता। इसी तरह से इससे हम दिशाओं का भी हमको ज्ञान होता है कि कौन सा व्यक्ति किस घर से किस दिशा में जाकर काम करेगा। जैसे जो पहली जो अग्नि तत्व की राशियां हैं वो पूर्व दिशा होती है उनकी, और पृथ्वी तत्व की राशियों की दक्षिण दिशा होती है, और वायु तत्व की राशि की पश्चिम दिशा होती है, और जल तत्व की राशियां उत्तर दिशा में होती हैं। तो अब इसके मार्क्स जो है 89 पृथ्वी तत्व में आए हैं, तो ये किस दिशा में, घर से किस दिशा में जाकर सफल होगा? ये दक्षिण दिशा में जाकर काम करेगा। अब इस दिशा से उसके पूरी जीवन की दिशा निर्धारित हो गई। हो सकता है उसका विवाह भी दक्षिण दिशा में हो, उसका जॉब भी दक्षिण दिशा में लगे, वो जो भी उसको सफलता मिलेगी वो दक्षिण दिशा में मिलेगी। तो इस तरह से हमको डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई हमको क्या करना है, और हमको दिशा का ज्ञान हो गया तो हम उसी दिशा में प्रयास करें। इधर उधर चारों दिशाओं में क्यों भटक रहे हैं। इसके अतिरिक्त वो व्यक्ति जो है उसको सर्वाधिक अंक मिले हैं पृथ्वी तत्व में, तो वो उसकी आर्थिक उन्नति अधिक होगी, है ना। अगर वो पहले भाग में अगर अग्नि तत्व में अगर उसे अधिक अंक मिले होते तो वो धार्मिक आचरण करने वाला व्यक्ति होता। इस तरह से हम ये जो है बहुत सी चीज़ें इससे अष्टक वर्ग से हम तुरंत देख करके बता सकते हैं कि हमारी कुंडली में हमको कैसा फल जीवन में मिलने वाला है। अब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं मित्रों, कि जैसे मान लीजिए कि शेष जो भाव होते हैं, जैसे मान लीजिए जिस भाव में जितने अधिक अंक होंगे तो उस भाव की राशि का जो स्वामी होगा वो उस भाव को अच्छा फल देगा निश्चित रूप से, है कि नहीं। इसके अतिरिक्त यदि लग्न में हमको जो अंक मिले हैं, जो प्राप्त अंक हुए हैं टोटल लग्न में, लग्न भाव में जो व्यक्ति का स्वयं है व्यक्ति, तो वो अगर छठवें भाव से प्राप्त अंक जो है अंकों से कम है लग्न में अंक, तो जातक को जीवन में समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि छठवां भाव रोग ऋण शत्रु का है, उसमें ज़्यादा अंक आ रहे। मान लीजिए छठवें भाव में उसको 32 अंक मिले और उसमें उसे 24 अंक मिले लग्न भाव में, तो उसको परेशानियां ज़्यादा आएंगी। दूसरा क्या है कि लग्न के अंक से छठवें और आठवें के अंक कम हैं, तो जातक
जो है स्वस्थ रहेगा। मतलब 6वां भाव रोग ऋण शत्रु का है और 8वां भाव भी रोग से ही संबंधित है, जिसके शनि देव कारक हैं। मृत्यु से भी संबंधित होता है 8वां भाव। तो इस तरह से हम तुलना करके जानकारी अपने बारे में पता कर सकते हैं। अब क्या है, यदि इसके विपरीत अंक होंगे तो जातक क्या होगा कि बीमार रहेगा। 28 या 28 से अधिक अंक यदि लग्न भाव में हैं तो हमारा शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, हृष्ट पुष्ट होगा। इसी तरह से 9वां भाव जो हमारा भाग्य भाव होता है, तो 9वां भाव में यदि 10वां भाव से कम अंक आते हैं, अब मान लीजिए भाग्य भाव में हमारे 24 अंक आए और हमारे 10वां भाव में 28 अंक हैं, तो हमारे भाग्य भाव में कम अंक आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलने वाला, हमको कर्म अधिक करना होगा। इस तरह से हम कुंडली को पढ़ते हैं। और इसी तरह से भाग्य का मतलब क्या होता है? भाग्य का मतलब होता है माता पिता या ससुराल, यानी हमको माता पिता का सहयोग मिलेगा या उनकी संपत्ति मिलेगी, या हमको ससुराल से भी सहयोग मिलेगा। तो इस तरह से वो 9वें भाव में इसका भी माता पिता और ससुराल का भी विचार होता है। इसी तरह से 10वें भाव में लाभ भाव से अगर ज़्यादा अंक हैं, मतलब कर्म भाव में लाभ भाव से ज़्यादा अंक हैं, तो मतलब क्या हुआ, हमको लाभ में कम है। मान लीजिए हमारे 10वें भाव में 35 अंक आए और लाभ भाव में हमारे 27 अंक हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हमको लाभ कम होता है। इसी तरह से लाभ भाव से हम यदि व्यय भाव को देखेंगे, अगला मतलब लाभ भाव 11वां भाव है और व्यय भाव 12वां भाव है, तो लाभ भाव से व्यय भाव में अगर ज़्यादा अंक हैं तो हमको लाभ तो कम हो रहा लेकिन व्यय ज़्यादा हो रहा, खर्चा ज़्यादा हो रहा। भाई इधर उधर से हमको जुगाड़ करना पड़ रही कि हमारे पास खर्चा आ गया। मतलब कि कहते हैं कि कमाई 98 और खर्चा रुपया, समझ रहे। इसी तरह कभी कभी क्या होता है कि लाभ स्थान जो है हमारा मतलब 11वां भाव है, उसमें जो है क्या नाम व्यय स्थान से कम अंक है और व्यय से भी कम अंक जो है हमारे जो धन भाव है दूसरा भाव उसमें कम है। तो इससे हम क्या अर्थ लगाएंगे? इससे हम अर्थ ये लगाएंगे कि हमको जो है क्या नाम लाभ भाव मतलब लाभ तो हो रहा लेकिन हमारा व्यय भी कम हो रहा, लाभ से व्यय में कम है ना। और लेकिन हमारे पास धन संचय नहीं हो पा रहा। इसका मतलब पैसा हमारा इधर उधर निकल जाता है, या तो हमारा चोरी हो जाता है पैसा, और या हम इधर उधर कहीं व्यापार में लगा देते हैं या सट्टा या जुआ में लगा देते हैं कहीं ना कहीं, मतलब उसका हिसाब किताब नहीं है हमारे पास। इसी तरह से जो है क्या नाम अगर जो है क्या नाम ये देखेंगे कि 9वां 10वां जो भाव है उसमें अगर 30 से अधिक अंक हैं तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति धनाढ्य होगा और साथ में वो पावरफुल भी होगा, क्योंकि 30 से अधिक अंकों को हमने उत्तम अंक बताया है। तो दोस्तों इस तरह से हम अष्टक वर्ग की व्याख्या करते हैं और अष्टक वर्ग से को देख करके ही हम बहुत कुछ अपनी कुंडली और अपने जीवन के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, आज इस चैप्टर में इतना ही और आगे मिलेंगे। और आप हमारी YouTube पर हमको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करते रहने से वो YouTube पर बार बार दिखाया जाएगा तो ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। और इसी तरह से हमको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो अप करें और कुंडली बनवाने या कुंडली का विश्लेषण कराने या किसी भाव से संबंधित, अपने कैरियर से संबंधित, विवाह से संबंधित या अपने जीवन से संबंधित, जीवन कैसा होगा, अगर किसी विषय पर आपको कोई हमसे सलाह चाहिए है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9559795999 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। भाइयों, बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।